गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। स्वागत है आपका मिथुन सर के फिजिक्स क्लास में। आज बेटा हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 का एमसीक्यू। इससे पहले बेटा 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो दोनों देखिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। आज हम लोग चालू करेंगे 37 नंबर सवाल से। 36 तक हम लोगों ने 2 वीडियो में बेटा कवर कर लिया है। तो आज का देखिए पहला सवाल हम लोग का क्या है 37 कि किरचॉफ के 37 से देखेंगे, यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ के लूप नियम में लूप के चारों ओर क्षमता में परिवर्तन का बीजगणितीय योग क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पे क्षमता नहीं विभव लिखना चाहिए था। ठीक है, विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो बेटा इसका क्या होता है, सभी संभावित बूंदों का बीजगणितीय योग। वर्तमान का बीजगणित, प्रतिरोध का तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। वर्तमान का योग, वर्तमान का क्या योग होगा। तो सभी संभावित बूंदों, यहाँ पे बेटा लिखना चाहिए था सभी संभावित विभव बूंदों का बीजगणितीय योग। तो थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा कि किरचॉफ का जो लूप का नियम है बेटा क्या बोलता है। लूप मतलब देखिए, लूप मतलब होता है बंद कमरा। यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर कोई बैटरी लगा दिए हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो इस बैटरी से जो बेटा वोल्टेज जाएगा वो वोल्टेज यहाँ और यहाँ जो वोल्टेज रुकेगा दोनों का प्लस जो लिखा है ना, इसी को कहते हैं बीजगणित। तो जो दिया गया जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होता है, जो लिया गया जो वोल्टेज है उसके बराबर होता है। मतलब ई देने वाला है, ई लेने वाला है, तो देने वाला का जो वोल्टेज है वो लेने वाला के वोल्टेज के बराबर होता है। तो इसी को कहते हैं कि सभी संभावित बिंदुओं पर विभव का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये कौन बोला है, किरचॉफ नाम का साइंटिस्ट। तो इसको कहते हैं लूप का नियम, किरचॉफ का सेकेंड नियम। तो किरचॉफ का सेकेंड नियम में हम लोग ये चीज़ जानकारी प्राप्त करते हैं। किरचॉफ का सेकंड नियम वोल्टेज के बारे में बताता है। किरचॉफ का पहला नियम बेटा करंट के बारे में बताता है। करंट मतलब और करंट जो कैसे बताता है कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसे ही किरचॉफ का कौन सा नियम कहते हैं, इसे किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं। 3, 4 और सबका बेटा जब समेसन कर देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये किरचॉफ का बेटा कौन सा नियम है, पहला नियम। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बोलता है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम ये है, मतलब E माइनस V1 माइनस V2 बराबर 0। तो यही होता है किरचॉफ का पहला, मतलब इसी को इस इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। तो 2 नियम है, पहला नियम और दूसरा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2025 वाला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछ लिया गया है। तो ये इस बार एग्जाम में आने का चांस थोड़ा सा कम बनता है, लेकिन ये सब सवाल पूछ सकता है MCQ में आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। 37 हो गया, 38 देखिए क्या है। 38 देखिए सवाल पूछ रहा है। तो 38 नंबर का सवाल हम लोग का क्या पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र E, मतलब बेटा विद्युत क्षेत्र E अनुगमन वेग V, अनुगमन वेग को VD से दिखाते हैं कि निर्भरता निम्न में से किसके लिए ओम के नियम का पालन करती है। तो देखिए बेटा हम लोग पढ़े थे गतिशीलता बराबर होता है कि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। तो गतिशीलता बेटा अगर इसको ओम के नियम से अगर हम लोग को देखना है तो ओम का नियम क्या होता है, लीनियर होता है। मतलब लीनियर मतलब समानुपातिक के बारे में बात करता है। तो इसमें लीनियर इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो देखो इसको कैसे बना सकते हैं। अगर मान के चलिए इसका वैल्यू कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि E समानुपाती VD। तो इस प्रकार समानुपाती बन सकता है। तो VD समानुपाती क्या हो सकता है, E हो सकता है। बाकी किसी ऑप्शन में तो मैच खा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। गतिशीलता वाला बहुत सारा सवाल इसमें आ चुका है, 2-3 सवाल। तो अब गतिशीलता का तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, और इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछता है तो बन जाना चाहिए आपसे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो बेटा क्या पूछ रहा है, गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण। गैर ओमिक मतलब ऐसा प्रतिरोध बताइए जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, उसको कहते हैं गैर। गैर मतलब मेरा नहीं, किसी दूसरे का, मेरा नियम पालन नहीं करता, मतलब गैर ओमिक मतलब ओम के नियम को गैर मानता है। जो प्रतिरोध ओम का नियम का फॉलो करता है, लेकिन ऐसा कोई आदमी है जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करता, उसको गैर ओमिक कहेंगे। तो बेटा ओम का नियम का पालन कौन कौन करता है, तो सबसे पहले आप याद रखिए R, L और C। R मतलब प्रतिरोध, अब बेटा L मतलब होता है प्रेरकत्व जिसको कहते हैं इंडक्टेंस, और L मतलब होता है कैपेसिटेंस जिसको कहते हैं हम लोग संधारित्र। ये तीनों बेटा ओम के नियम का पालन करता है। इसको छोड़ के सब कोई ओम का नियम का पालन नहीं करता। मतलब इसको अगर बेटा सर्किट में कैसे भी लगा दे, जैसे ऐसे लगा दी, जैसे देखो एगो बल्ब लगाना है मान लो बिजली का, तो हम लोग प्लस माइनस देखते हैं क्या, नहीं देखते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। तो ऐसा अगर कोई सर्किट है जिसको उल्टा लगा दो पुल्टा लगा दो काम करने लगे, तो वो ओम का नियम का पालन करता है। मतलब RLC को हम अगर R का सिंबल ये होता है, अगर मान के चलो A सिरा ये है B सिरा है, अगर इसको किसी सर्किट में हमको लगाना होगा तो हम पहली बार क्या किए, A सिरा को यहाँ लगाए और B सिरा को यहाँ लगा दिए। तो जो ये काम कर रहा होगा सेम काम अगर हम इस सिरा B सिरा को पहले लगा दिए और A सिरा को बाद में लगाएं तो वही काम करेगा। तो मतलब जिसको उल्टा लगाओ या पुल्टा लगाओ एक ही काम करे, उसी आदमी को कहते हैं ओम के नियम का वो पालन करता है। तो RLC जो है ओम के नियम का पालन करता है, बाकी चीज़ें नहीं करता। तो देखो RLC
अब RLC किस में हो सकता है, तार में हो सकता है। लैम्प का फिलामेंट जो है वो भी रेजिस्टेंस जैसा काम, प्रतिरोध जैसा काम करता है। कार्बन प्रतिरोध तो ऑलरेडी प्रतिरोध है, सब प्रतिरोधे का है, मतलब इसका इंडायरेक्टली नाम प्रतिरोध होता है, इसका भी ना काम क्या है, प्रतिरोध जैसा है, इसका भी काम प्रतिरोध जैसा है, तो ये तो ओम के नियम का पालन करेगा। लेकिन जो डायोड होता है बेटा वो ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो डायोड हम लोग पढ़ेंगे 14 चैप्टर में, तभी आपको अच्छे से सिखाएंगे कि डायोड है क्या। मतलब डायोड को बेटा अगर उल्टा लगा दिए तो काम नहीं करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज करने से वो काम नहीं करेगा। मतलब अगर मान के चलो डायोड का सिंबल देखो ऐसे होता है, अगर डायोड को ऐसे लगा दिए किसी सामान में तो जो काम कर रहा होगा, अगर बेटा इसको पलट दे तो उल्टा काम करने लगेगा, मतलब सेम काम दोनों स्थिति में नहीं करेगा। तो ऐसा आदमी को कहते हैं कि ओम का नियम का पालन ये नहीं करता है। तो डायोड जो है बेटा वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। डायोड से ही हम लोग चार्जर वगैरह बनाते हैं। चार्जर मतलब जैसे बैटरी को चार्ज करना है, इन्वर्टर जो बनाते हैं डायोड की मदद से बनाते हैं। तो डायोड बहुत यूजफुल चीज़ें हैं और आपका 12th में भी सिलेबस में है, तो अच्छे से बताएंगे उसको। तो अभी ध्यान में रखना डायोड क्या होता है, ठीक है। चलो अब देखिए, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम का परिणाम है, एक दूसरे नियम के परिणाम है, हाँ, कि विद्युत परिपथ में जो है किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम का क्या रिजल्ट आता है। तो देखो बेटा, किरचॉफ का पहला नियम का इंग्लिश नाम है KCL, किरचॉफ का बेटा दूसरा नियम का नाम है KVL, ठीक है। यहाँ से आपको टेक्निक याद रखना है क्योंकि आपका एग्जाम में भूलना तय है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो किरचॉफ का नियम बेटा किसका संरक्षण करता है, KVL किरचॉफ का सेकंड नियम जो है किसका संरक्षण करता है। तो यहाँ से याद रखना सी को पकड़ना, इसमें भी को पकड़ना। तो सी मतलब होता है, देखो ये दोनों मिलकर इसका संरक्षण कर रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको टेक्निक बनाते हैं कि मतलब ये टेक्निक सिखा रहे हैं आपको, ऐसे कुछ थ्योरी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि किरचॉफ के नियम में अगर आपको कभी पूछ देता है बेटा कि संरक्षण किसका करेगा, तो KCL नाम लिखना, बीच में कौन आता है उसी का संरक्षण होगा, सी आता है। तो सी से याद रखना होता है चार्ज, सी से ही चार्ज लिखते हैं ना, तो हिंदी में कहते हैं इसको आवेश। तो ये आवेश का संरक्षण का काम करेगा। किरचॉफ का पहला नियम किसका करेगा, आवेश का संरक्षण का, और इंग्लिश में KCL कहते हैं। तो पकड़ा जाता है फट से, क्योंकि दोनों कन्फ्यूज करता है कि आवेश ये वाला होगा, याद तो सबको रहता है लेकिन कन्फ्यूजन में उल्टा मार देते हैं लोग, ठीक है। अब देखो बेटा KVL भी वोल्टेज को ही EMF कहते हैं, बहुत बार क्लास में बताए हैं। तो यहाँ से टेक्निक याद रखना कि KVL जो बीच में होता है उसका संरक्षण होगा, तो V बीच में है तो V का नाम है वोल्टेज, वोल्टेज को ही EMF कहते हैं। और बेटा E से ही एनर्जी नहीं लिख सकते हैं क्या, E का मतलब भी एनर्जी बन सकता है, तो इसका मतलब एनर्जी को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। तो किरचॉफ का बेटा पहला नियम और दूसरा नियम किसका काम करता है, तो एक करता है आवेश संरक्षण का और दूसरा करता है ऊर्जा संरक्षण का, यही परिणाम है हम लोग का। तो इसमें देखो ऊर्जा संरक्षण दिया है, तो एक ये तो नहीं करता है, दोनों मिलके विद्युत आवेश और ऊर्जा संरक्षण। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट, कि विद्युत आवेश का पहला नियम करेगा संरक्षण और दूसरा नियम ऊर्जा का। चलो 41 सवाल देखो क्या पूछ रहा है। तो देखिए अभी जितना भी समझा रहे हैं उसको समझ के आपको पढ़ना है, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट आपको क्लास में दे चुके हैं और अभी जो देंगे, मतलब अगर आप इसको जीवन भर याद रखते हैं ना, तो अभी सिर्फ 12th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आने वाला टाइम में भी अगर आप कोई गवर्नमेंट का भी तैयारी करेंगे, किसी भी एग्ज़ाम में जाने का, जॉब में जाने का, तो आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि तांबे के पतले तार, देखो सवाल क्या पूछ रहा है, तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध है। अब देखना बेटा दो चीज़ याद रखना, एक प्रतिरोध और एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। दोनों नोट्स में करवा दिए हैं, उसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार, और क्लास में तो समझा ही चुके हैं अच्छे से। तो प्रतिरोध जो बेटा है ये लंबाई और क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, इस बात को गांठ बांध लो कि प्रतिरोध जो है लंबाई पे निर्भर करेगा और क्षेत्रफल पे। विशिष्ट प्रतिरोध कभी भी लंबाई और क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। ये दो बात अगर आपको समझ में आ गया तो आप इससे रिलेटेड सवाल बना लोगे, ठीक है। अब देखिए तो सर करता किस में है, तो याद रखना तापमान में करता है और पदार्थ की प्रकृति, मतलब कैसा मटेरियल लिए हैं प्रतिरोध बनाने के लिए, कि हम कार्बन का मटेरियल लिए हैं प्रतिरोध बनाने के लिए, या तांबा का लिए हैं, या कॉपर का, जैसा जैसा मटेरियल लेंगे वैसा वैसा विशिष्ट प्रतिरोध चेंज होगा। लेकिन लंबाई बढ़ा देंगे, उसका एरिया बढ़ा देंगे, तो विशिष्ट प्रतिरोध कभी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, प्रतिरोध चेंज होगा, ठीक है। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध एक नहीं होता है। ये जो तुम पदार्थ बेटा यूज कर रहा है ना बनाने के लिए किसी सामान को, उसका गुण है, और ये किसका है कि धारा अगर किसी तार से होकर बह रहा है तो उसको कितना रोकेगा, उसका गुण है, ठीक है। तो दोनों बात याद रखो, दोनों से बहुत सारा सवाल बनेगा। तो देखो यहाँ पर पूछा है कि छड़ का अगर तांबे के पतले तार की तुलना में, तांबे का एक पतला तार है और तांबे की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध, तो एगो पतला तार है और एगो बेटा बोला छड़ है, मालूम मोटा जैसा होगा, ठीक है, और ये छड़ है। तो दोनों का बोल रहा है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, रोज से दिखाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को। तो देखो बेटा
ताम दोनों किससे बना है? कॉपर से। तो मटेरियल चेंज हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ सर। तो मटेरियल अगर बेटा चेंज नहीं होता है तो विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। तो पतला का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा मोटा का भी वही होगा। अब जब मोटा हो गया तो बेटा एरिया ना बढ़ गया, इसका एरिया कुछ और रहा होगा, इसका एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ाने से प्रतिरोध चेंज हो सकता था, प्रतिरोध चेंज हो सकता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे बोलता कॉपर, यहाँ आयरन बोल देता तो विशिष्ट प्रतिरोध चेंज हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, दोनों कॉपर है और एक पतला एक मोटा है, तो विशिष्ट प्रतिरोध चेंज होगा? नहीं होगा। जो पतले का है वही मोटे का भी होगा। लेकिन रेजिस्टेंस पूछता, प्रतिरोध पूछता तो चेंज हो जाता। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। चलिए देखिए, अब एक पी समान सामग्री वाले तार, मतलब कोई एक तार है पी, समान सामग्री वाले तार क्यू के व्यास का, पी का जो बेटा व्यास है वो बोल रहा है कितना है? आधा है। और लंबाई भी बेटा कितना है? आधा है। ठीक है, और ये सब किसका आधा है? क्यू का। तो इसका मतलब क्यू का रहा होगा डी और क्यू का लंबाई रहा होगा एल। ठीक है, तो P और Q के प्रतिरोध का अनुपात निकालें। तो P और Q का प्रतिरोध का अनुपात, तो बेटा की प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए, नोट्स में किया हुआ है। ठीक है, तो बेटा P का प्रतिरोध क्या होगा? P का प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा? तो रो एल बाई ए लिख दिए। ठीक है, Q का बेटा प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा? रो एल बाई ए। अब ये L1 L2 लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा झंझट काटने वटने में लगेगा, तो उतना झंझट नहीं करता, एल ए लिख देना, क्योंकि इसका वैल्यू सब पुट करेंगे तो सब अलग अलग हो जाएगा। अब देखो क्या है, रो तो ख़त्म, एल। अब देखो एल और ए दोनों का चेंजेस है। ए क्यों चेंजेस है? क्योंकि ए एरिया बराबर होता है। कोई भी तार लेंगे बेटा तो उसका क्या होगा ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो ये सर्कल जैसा होता है, तो इसलिए सर्कल का फॉर्मूला लगाते हैं एरिया में। तो यहाँ पे देखो इसका एरिया अलग होगा, पी का एरिया अलग होगा, क्योंकि इसका व्यास अलग है, लंबाई अलग है, तो एरिया भी अलग होगा। लंबाई तो डबल है तो एरिया घट जाएगा ना। इसमें देखो डी है एल है, मतलब कोई एल लंबाई का तार है और इसका व्यास मान के चलो डी है, तो अगर D2 वाला व्यास वाला लेंगे तो थोड़ा सा पतला नहीं हो जाएगा D2 वाला? इसका व्यास डी है, व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका व्यास D/2 है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग तार है, तो इसलिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा, इसलिए नहीं काटेंगे, तो इसका वैल्यू पुट करने का कोशिश करेंगे। देखो तो अब देखो क्या आ रहा है कि L कितना है P का L बोला है L/2 हो जाता है, तो L/2 लिख दो। ठीक है, और एरिया बेटा कितना बोल रहा है हम करने? एरिया जो है D/2 हो जाएगा, मतलब व्यास जो है D/2 हो जाएगा, तो एरिया कितना चेंज होगा? तो एरिया में फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम ना कुछ देर के लिए इसको डी स्क्वायर लिख देते हैं। वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि बटे अनुपात में है ना, तो आर के जगह डी भी लिख देंगे ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फिर सॉल्व करना होगा, आर का वैल्यू लिखो D/2, फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि एरिया के बदले हम बेटा लिख देते हैं पाई, आर को लिख देते हैं क्यू का आर को लिख देते हैं R/2 या D/2। ठीक है, और स्क्वायर लगा दो। एक्चुअली आर करके भी कर सकते हैं, तो उतना झंझट नहीं करेंगे, नॉर्मल ऐसे बना लो। उसके बाद देखो एल और क्यू का एल में कोई चेंजेस है तो नहीं, ये एल एल है। ए में कोई चेंजेस है तो डी है, तो पाई डी स्क्वायर लिख दो ऐसे करके। पाई आर स्क्वायर होता है तो हम लोग डी ही मान लिया आर को। ठीक है, चलो अब क्या करना है, देखो क्या बचता है, तो यहाँ पे बचा L/2 और फिर पाई और फिर आएगा D/2 है तो D²/4 आ जाएगा, D²/4 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, बटे L/पाई D²। तो अब देखो पाई और ये पाई ख़त्म हो जाएगा, कैसे थोड़ा सा और कर देते हैं, तो L/2 पाई, चलो काटो मत अभी रहने दो, नहीं तो तुम लोग हो सकता है कन्फ्यूज हो जाओ। और उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ D² और बट्टे 4 है, तो 4 को ऊपर कर दो ऐसे, बट्टे में तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ L/पाई इंटू ई है, तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वाला भागा जो है ना, हाँ ये वाला जो भागा है इसको मल्टीप्लाई में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 2D²/4 ऊपर चला गया। अब देखो पाई D² क्या बचेगा, पाई D² बाई एल बचेगा, मतलब यहाँ बट्टे है ना, तो जब इस भागा को गुना में बदलेंगे तो पलट जाएगा। तो एल और एल देखो ख़त्म, उसके बाद क्या ख़त्म हो जाएगा, पाई और पाई ख़त्म, D² ख़त्म, तो बचा 4/2, तो 2 काट देंगे तो क्या बचेगा, 2:1। ठीक है, तो 2:1 कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा मैच खा रहा है। तो आप इसको दोबारा देखो, अगर एक बार में समझ नहीं आता है, नॉर्मल है, खाली फार्मूला लगाना, वैल्यू सपोर्ट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब 43 नंबर सवाल देखो क्या है।
43 नंबर सवाल देखो क्या पूछ रहा है। तो हमारा सवाल है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो तापमान में वृद्धि के साथ कम प्रतिरोध देता है। तो दो चीज़ आप सुन लो पहले। एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। हिंदी में बताएंगे। पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब जिसका तापमान बढ़े तो प्रतिरोध भी बढ़ने लगे। मतलब अगर हम किसी चीज़ का ना तापमान अगर बढ़ा रहे हैं और उसका अगर प्रतिरोध भी बढ़ रहा है बेटा, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। अगर किसी का तापमान बेटा बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टेंस अगर घट रहा है तो इसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। मतलब ऋणात्मक ताप गुणांक और धनात्मक ताप गुणांक। धनात्मक ताप गुणांक में क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऋणात्मक ताप गुणांक में बेटा क्या होगा कि तापमान अगर किसी चीज़ का बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है। तो ये दो चीज़ कहाँ देखने को मिलेगा, तो अगर बेटा हमारे पास चालक है तो उसमें पॉजिटिव देखने को मिलता है कि तापमान बढ़ाओ तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बेटा मेरे चालक मतलब कोई तार उर ले लिया, तार में तापमान बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, तार ज़्यादा गर्म होने लगेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो एक होता है चालक और एक होता है कुचालक और तीसरा क्या होता है अर्धचालक। तो अर्धचालक में बेटा कौन सा ये पाया जाता है, अर्धचालक में नेगेटिव वाला। मतलब इसमें तापमान बेटा अगर बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब बेटा अर्धचालक होता क्या क्या है, तो अर्धचालक का नाम याद रखो, दूगो सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसको हम लोग 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। अर्धचालक नाम से चैप्टर आता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है क्या अर्धचालक है, तो इसमें कैसा कॉफिशिएंट होगा, नेगेटिव वाला। तापमान बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा। और चालक मतलब कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब चालक बनाता है, तार बनाता है। तो लोग में तापमान अगर बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब तार गर्म होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें तापमान के वृद्धि के साथ प्रतिरोध देता है, कम प्रतिरोध देता है। मतलब तापमान बेटा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा बोल रहे हैं। तो कौन सा होगा, अर्धचालक जो होगा वो होगा। तो सोना क्या है, चालक है। चांदी भी चालक है। सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब चालक है, ठीक है। सिलिकॉन, अब देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम के अर्धचालक है, तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा। मतलब तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो इसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो इसमें सिलिकॉन आएगा आंसर। क्यों, सिलिकॉन अर्धचालक होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो दोनों में से कोई रहता तो उसी को मारते। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम भी हो सकता है तो जर्मेनियम मारते, ठीक है। मरकरी तो चालक है, ये भी चालक, सब चालक है ये। लेकिन कौन है वो अर्धचालक है, सिलिकॉन। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक है। अब देखो 44 सवाल देखो क्या पूछ रहा है। 44 सवाल में पूछा ओम के नियम का पालन किया जाता है। मतलब ओम के नियम का पालन किया जाता है किसके द्वारा, तो ओम के नियम का पालन कौन करता है, चालक, तार करता है। जितना वोल्टेज देंगे उतना करंट आता रहेगा ही ना, ओम का नियम का पालन करेगा। वोल्टेज बढ़ाता जाओ करंट बढ़ता जाएगा। तो ऐसा चालक में ही संभव है, कुचालक में थोड़ी होगा। कुचालक में वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा बढ़े नहीं करेगा। लकड़ी में वोल्टेज देंगे तो करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। लेकिन कॉपर का तार में देंगे तो जाएगा ना। तो इसलिए ओम का नियम का पालन कौन करेगा, चालक। तो ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। अब देखो 45 नंबर बेटा सवाल क्या है, ओम के नियम तब मान्य है जब चालक का तापमान। तो ओम का नियम बाबू जब लिखवाए हैं तो देखना डेफिनेशन में पहला लाइन में ही लिखा हुआ है कि नियत ताप पर। मतलब कि ओम का नियम बेटा अगर कभी भी कहीं पर भी देखना है, चेक करना है, तो जिस तार में ओम का नियम चेक करेंगे ना, अगर इसमें वोल्टेज देंगे तो करंट उतना बढ़ना चाहिए। तो इस तार के चारों ओर का जो टेम्परेचर है ना, तापमान जो है ना, वो नियत रहना चाहिए। अगर 40 डिग्री है तो 40 से होना चाहिए, 30 है तो 30 रहना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। तभी ओम का नियम काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसीलिए ओम का नियम तब मान्य है जब चालक का तापमान होता है, क्या होगा, बहुत कम, परिवर्तनीय, बहुत अधिक, और नियत। तो कांस्टेंट को कहते हैं नियत, में ही बदलना चाहिए, ठीक है। तो नियत होना चाहिए। तो 45 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलो 46 सवाल देखो क्या पूछ रहा है, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करता है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं पूछा है वर्ड में, वर्ड का ही खेल है यहाँ पे। देखो हमको पूछा है प्रतिरोधकता, अभी तुमको कुछ देर पहले ही हम बताए थे। और एक होता है, इसको रो से दिखाते हैं, और एक होता है प्रतिरोध, इसको आर से दिखाते हैं। ये बेटा डिपेंड करता है एरिया में और लंबाई में, ठीक है। तार का लंबाई बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, प्रतिरोधकता नहीं घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो बेटा प्रतिरोधकता कब घटेगा बढ़ेगा, जब तुम बेटा क्या करेगा, तापमान में चेंजेस करेगा। किसमें, तापमान में। दूसरा पदार्थ में चेंज करने लगेगा, मतलब पदार्थ बदल दिया तो प्रतिरोधकता बदल जाएगा, तापमान बदल दिया तो प्रतिरोधकता बदल जाएगा। तो इसमें बोला ओम का नियम तब मान्य है, अच्छा ये तो हो गया। किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करता है कि लंबाई पे करता है, नहीं सर। अनुप्रस्थ काट पे करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे करता है क्या प्रतिरोधकता, नहीं करता है।
कौन करता है क्षेत्रफल पे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध तो दिया नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तापमान में करता है क्या, हाँ देखो तापमान में नहीं करता है, अभी जस्ट पहले ही बताएं इसको। तो ये सारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो बार बार रिपीट भी हो रहा है, पूछा भी जा रहा है, तो ये सब सवाल छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। प्रतिरोधकता हो गया, प्रतिरोध हो गया, ये सब निर्भर किस पे करता है, डिपेंडेंसी, सब बिल्कुल पढ़ के जानना है। किरचॉफ का नियम क्या संरक्षित करता है, ये सब नियम, ये सब जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलो तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी सही, ठीक है। अब देखो कंडक्टर के लिए भी आई ग्राफ भी अक्ष के साथ कौन बनाता है, मतलब कोई भी हमारे पास कंडक्टर है जिसमें भी आई ग्राफ बन रहा है, मतलब ग्राफ भी और आई के बीच बनने वाले ग्राफ को भी आई ग्राफ कहते हैं, खत्म कहानी। तो बेटा इसमें हम लोग ओम का नियम में तुमको ग्राफ बताए थे कि भी और आई के बीच जब बेटा ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आता है, ओम का नियम से रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है, जो क्या होता है, लीनियर होता है, रेखीय होता है। ओम का नियम का जो ग्राफ फ्लो करेगा, जो समान ओम के नियम का फॉलो करेगा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, लीनियर, और लीनियर लाइन प्रतिरोध का मान बताएगा, ठीक है। तो इसके बीच जो बेटा एंगल बना है, उसी एंगल के बारे में हमको पूछ रहा है कि कौन बनाता है। यहाँ भी वोल्टेज को दर्शाता है और आई विद्युत धारा को। कंडक्टर का प्रतिरोध इस प्रकार दिया जा सकता है, तो कंडक्टर का जो प्रतिरोध है उसका वैल्यू कैसे दिया जा सकता है, तो हम यहाँ पे एक लाइन अपने से खींच देंगे, तो ये भी है तो ये भी हो जाएगा, इसके पैरेलल लाइन है। अब ये क्या है, आई, तो देखो भी और आई आ गया, तो प्रतिरोध का मान कैसे दे सकते हैं, तो आर बराबर होता है भी बटे आई, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला से दे सकते हैं, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको भी बटे आई चाहिए, तो हम यहाँ पे कौन सा मैथमेटिक्स लगाएं साइन कॉस टेन में कि हमारा भी बटे आई आ जाए। तो भी क्या है, पी जैसा नहीं दिख रहा है, पी और ये बी, तो पी और बी कौन सा फार्मूला में आता है, तो साइन कॉस या टेन में, तो बेटा टेन थीटा बराबर अगर हम लोग निकाल लेंगे तो भी बटे आई नहीं आएगा। तो देखो इधर भी बटे आई, इधर भी बटे आर, एच एस बराबर है, तो एल एच एस बराबर नहीं होगा, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर, तो टेन थीटा जो है ना आर को दर्शाएगा, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक। इसको अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। चलो नेक्स्ट सवाल 48 देखो क्या पूछ रहा है। 48 बेटा पूछ रहा है, देखो इसका मतलब होता है समेसन, समेसन मतलब जोड़ना, जोड़ना, ठीक है। सभी विद्युत वाहक बल का जो समेसन है वो क्या होता है, जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा सर्किट में, बंद सर्किट में, सबके समेसन के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये लूप का नियम बता रहा है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे विद्युत वाहक बल वो दिया हुआ ई, ठीक है। मान लो यहाँ 2 को विद्युत वाहक बल दे देता है ऐसे करके, तो E1 E2, ठीक है, E1 E2, और दोनों का वैल्यू बराबर ही है मान लो, तो दोनों का वैल्यू मान लो हम ई ही ले लेते हैं, तो हम नहीं लिख पाएंगे क्या, समेसन ऑफ ई, मतलब देखो E1 मान लो E1 E2 मान लेते हैं, और यहाँ R1 R2 है, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ से करंट जाता तो बराबर लिखते हैं आई R1 प्लस आई R2, ठीक है। कौन बताता है, ये नियम बताता है किरचॉफ का सेकंड नियम या लूप का नियम। तो इसी को कहते हैं समेसन ऑफ ई बराबर समेसन ऑफ आई इंटू आर। मान लो रेजिस्टेंस दोनों बराबर होता है तो आई आर लिख सकते थे, तो इसी चीज़ को कहते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। तो हमारा सवाल है किरचॉफ का दूसरा नियम, तो यही तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अच्छा इसमें लिख दिया बी ऑप्शन दे दिया, तो ये जक्सन नियम नहीं है बेटा, जक्सन नियम किस में होता है, धारा में होता है, तो उसमें समेसन ऑफ आई लिखते बराबर 0, ये होता है जक्सन का नियम। जक्सन मतलब किसी बिंदु पर मिलने वाली, जक्सन मतलब क्या होता है, जैसे रेलवे स्टेशन को जक्सन कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, चारों तरफ से ट्रेन आके मिलता है, तो किसी बिंदु पर बेटा अगर चारों तरफ से धारा आके मिले तो इसी पॉइंट को कहते हैं जक्सन। जक्सन मतलब जहाँ पे सब रेल आके मिलता है उसको जक्सन कहते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पे सारा करंट आके मिलेगा तो उस पॉइंट को जक्सन कहेंगे। और जक्सन पे देखो रेलवे स्टेशन में जितना ट्रेन आता है उतना ट्रेन बाहर जाता है, तो आने और जाने वाला ट्रेन का संख्या क्या होगा, जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, बीजगणित योग क्या होगा 0। तो उसी प्रकार से आने और जाने वाला धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है 0, इसी को कहते हैं जक्सन का नियम, ठीक है। क्लास में तो समझा ही चुके हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ, ठीक है, ऑप्शन ए कर लेना इसमें, PDF में सुधार कर लेना आप लोग को, ठीक है। चलो अब 49 नंबर सवाल देखो क्या पूछ रहा है। आज 50, अच्छा देखते हैं जहाँ तक वो पता है। यदि n सेल प्रत्येक विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R। अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है, यदि n सेल प्रत्येक विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R समांतर में जुड़े हुए हो तो कुल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध होगा। मतलब बोल रहा है कि n गो सेल है, मतलब मेरे पास बहुत सारा सेल है, ठीक है, बहुत सारा सेल है, तो हम मिनिमम 3 को ले लेते हैं, बाकी n सेल बोला है तो n ले सकते हैं, ठीक है। और उसका आंतरिक प्रतिरोध बेटा बोला है कितना है, R है, तो आंतरिक प्रतिरोध मतलब इसका अपना प्रतिरोध है, इसका भी अपना एक प्रतिरोध है, इसका भी अपना एक प्रतिरोध है, और इस प्रकार से n गो है, और आपस में समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। कैसा क्रम में लोग को जोड़ना है बोला है, समांतर, ऐसे जोड़ना है, फिर ऐसे जोड़ना है, ठीक है, समांतर क्रम में। इसी डिज़ाइन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो दोनों डिज़ाइन का नोट्स में ऐसे बना हुआ, तो आप लोग को घबराना नहीं है कि सर ये डिज़ाइन वो डिज़ाइन में कोई अंतर है क्या, बिल्कुल नहीं, ये बनाने का तरीका है।
ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि एन सेल है हमारे पास, तो ये आर प्रतिरोध है, सबका ई वैल्यू है। तो बोल रहा है कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो बेटा आप लोग को पढ़ाए हैं कि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या रहता है, समान रहता है। तो वोल्टेज को ही तो विद्युत वाहक बल कहते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो दिमाग में सेट रखो, वोल्टेज को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई होगा। और जब डेरिवेशन करना देखना, उसमें लिखे हैं कि समांतर क्रम में सभी सेलों का वोल्टेज कितना होगा, विद्युत वाहक बल होगा ई। तो ई हो जाएगा हमारा क्या, तो विद्युत वाहक बल हो जाएगा कितना ई। तो ई देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। और समांतर क्रम में बाबू जब रजिस्टेंस रहता है तो रजिस्टेंस क्या होता है, ये मान लो आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो नहीं बोलते हैं एन को जुड़ा हुआ, तो आर बटे एन लिखते हैं समांतर क्रम में, तो इसलिए आर बटे एन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। तो यहाँ पे रजिस्टेंस भी है और विद्युत वाहक बल है, तो विद्युत वाहक बल हो जाएगा ई, और रजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बटे एन। तो इस प्रकार का कनेक्शन में वैल्यू कितना निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा। अब देखिए 50 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, 100 प्रेरण का SI मात्रक क्या है। 100 प्रेरण का मतलब होता है, अभी ये इसके नेक्स्ट चैप्टर का है, ठीक है। जब हम लोग 5 में तो पूरी तरीके से 100 प्रेरण है, ठीक है। तो अभी दे दिया है, तो चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी नॉर्मली याद रखो कि 100 प्रेरण जो है, हेनरी नाम का साइंटिस्ट जो है इसके बारे में बात किया था, तो इसलिए 100 प्रेरण का ससुर कौन है, हेनरी, तो इसलिए मार देना ऑप्शन हेनरी। और इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को चलेगा 5, ठीक है। 100 प्रेरण देखो क्या है, चुंबक क्षेत्र बनाने का ही तरीका है। मतलब जैसे देखो ये तार है, तो ये करंट डालेंगे तो इसमें चुंबक क्षेत्र बनने लगेगा, अपने ही चुंबक क्षेत्र के कारण एक नया करंट पैदा होगा इसके अंदर, इसी को कहते हैं 100 प्रेरण, ठीक है। चलो तो इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इसका SI मात्रा क्या हो जाएगा, हेनरी। तो आज 50 तक ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो और आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। टोटल हम लोग का 62 है, तो आज 50 रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का मदद हो सके और सभी को फिजिक्स में थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।